हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 135 जो कि बात करेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। अब ये क्या है तो अपने आप में पता लग रहा है। कॉर्पोरेट बोले तो कंपनी, सोशल बोले तो कुछ समाज की सेवा करनी पड़ेगी और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कंपनीज एक्ट के द्वारा। सेक्शन 135 है जो कहता है कि हर एक कंपनी जो भी कवर होगी सेक्शन 135 के अंदर उसको कुछ एक अमाउंट है वो खर्च करना पड़ेगा लोगों के भले के लिए, एक नॉर्मल समाज सेवा के लिए, जिससे कि वो सोसाइटी में भी अपनी एक जगह क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसकी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है पर सिलेक्टेड क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर है, सभी के ऊपर नहीं आता। इसके अंदर काफी कुछ है, काफी लंबा कह लो कि आप ये कंटेंट चलेगा जो कि 11 से 12 पेजेस के अंदर कवर्ड होगा और मैं कह सकता हूं आराम से 30 से 40 मिनट में जा सकता है। रेस्ट देखते हैं क्या स्पीड बनती है हमारी। तो समझना अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ऐसा कभी नहीं होगा आपके इंटर लेवल पे कि इसके ऊपर से सवाल उठ के ना आए। हमेशा हमेशा इसके ऊपर से सवाल आता ही आता है। इवन दो ये फाइनल का भी बहुत चहीता कंटेंट है, उसके अंदर भी इसके ऊपर सवाल बनते हैं। अदरवाइज हम जनरल बात करें तो आप किसी भी जगह पे देखते हो तो सीएसआर सेक्शन नंबर 135 बहुत ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो। चलिए, सबसे पहले इस पर फुटनोट नंबर 6 दिया है। फुटनोट नंबर 6 बेसिकली ये कह रहा है कि जो स्पेसिफाइड पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा पहले 5 सालों तक। मतलब कंपनी जब आप बनाओगे तो पहले 5 सालों तक आपको इस टाइप की कुछ सोशल एक्टिविटी करने के लिए मैंडेटरी फोर्स नहीं किया जाएगा। आप खुद से चाहो तो कर सकते हो बट वैसे इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। तो बेसिकली शॉर्ट इसको कहा जाए तो मतलब क्या है कि कॉर्पोरेट्स वगैरह है उनको मैंडेटरली स्पेंड करना है कुछ प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, जो वो प्रॉफिट कमाएंगे उसका कुछ प्रतिशत है जो कि उनको मैंडेटली फॉलो करना होता है, उनको खर्च करना पड़ता है। ये बेसिकली क्या करता है, हमारी सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए, इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए और कंपनी का कोई एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखने के लिए कि हाँ भैया आप कंपनी है आपकी इस देश में, इस दुनिया में, इस लोकेलिटी में है और उससे आप कुछ अगर अच्छा कमा पा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए टुवर्ड्स सोसाइटी। ठीक है, चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन बेसिकली क्या कहा जाता है, कहा गया कि शेड्यूल नंबर 7 है हमारे एक्ट का, भी हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे। शेड्यूल नंबर 7 के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। आप जनरली ना 3 वर्ड यहाँ पे कॉमन लेके चलोगे, प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स या फिर एक्टिविटीज। तो एक भी कोई वर्ड बोलते हैं तो वो अपने आप में काफी है कि मैं यहाँ बोल के चलूंगा एक्टिविटीज। तो कुछ एक एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि शेड्यूल नंबर 7 के अंदर बताया गया है और अगर आप वो सारी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो और उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है अगर कंपनी, तो माना जाएगा कि वो सीएसआर एक्टिविटीज कर रही है। उसके साथ साथ ऐसा भी होता है कई बार कि जो हमारी शेड्यूल नंबर 7 है उसके अंदर पूरी लिस्ट बताएगी। अब कंपनी क्या करती है, एक सीएसआर कमेटी बनाएगी। उस कमेटी ने क्या करना है, एक सीएसआर पॉलिसी बनाना है और उस पॉलिसी के अंदर उनको उसी लिस्ट में से छांट के जो उनको लगता है कि हमारी कंपनी कर सकती है, छांट के उसको लिस्ट डाउन कर देती है और वो फिर रिकमेंड करती है किसको, बोर्ड को, कि भैया ये आपकी पॉलिसी, इसके अकॉर्डिंग आपको खर्च करना चाहिए वगैरह वगैरह, और फिर बोर्ड उसके ऊपर अपने एक्शंस लेता है। तो उस टाइप की अगर सीएसआर पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी कोई प्रोजेक्ट, प्रोग्राम या एक्टिविटीज की जा रही है बोर्ड के द्वारा तो वो भी हमारा कहलाएगा कि सीएसआर का ही पार्ट है। तो सिंपल सी बात है, एक तो कहा गया पूरा लिस्ट कह लो, फिर उसके बाद कह लो कि अगर आपने सीएसआर पॉलिसी के अंदर लिस्ट में से ही निकाल के कुछ मैटर्स को लिया हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ एक्टिविटीज को लिया हुआ है और वो आपने रिकमेंड किया हुआ है बोर्ड ने, किसने, किसके द्वारा, कमिटी के द्वारा, सीएसआर कमिटी के द्वारा, तो वो भी माना जाएगा कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही मीनिंग के अंदर कवर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कौन कौन सी कंपनी है जिसको सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता है, तो कहा जाता है सबसेक्शन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है क्या कि जिस भी कंपनी का नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ से उससे ज्यादा है, टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ से उससे ज्यादा है, नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ रुपीस या फिर उससे ज्यादा है, तीनों के बीच में है। और का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि तीनों कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए। अगर आपका सिर्फ नेटवर्थ ज्यादा है, सपोज करो प्रॉफिट कम भी है, तो भी आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। टर्नओवर ज्यादा है, सपोज करो नेटवर्थ और प्रॉफिट कम भी है, तो भी लायबिलिटी आ जाएगी। और अगर प्रॉफिट इतना हो गया और टर्नओवर और नेटवर्थ सपोज करो कम भी है, तो भी आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। मतलब कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगा तो ये लायबिलिटी आ जाएगी। कब होना चाहिए, कब का देखेंगे नेटवर्थ, कब का देखेंगे टर्नओवर, कब का देखेंगे नेट प्रॉफिट, तो देखा जाएगा आपकी जस्ट पिछले साल का। मतलब पिछले साल में अगर आपका टर्नओवर, नेटवर्थ या फिर नेट प्रॉफिट इतना था तो उस केस में आपको इस साल में आप सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी, आपको खर्च करना पड़ जाएगा, जो कि हम देखेंगे कि कितना करना होता है। ठीक है, और उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्या, एक सीएसआर कमेटी। अब सीएसआर कमेटी जो है उसके अंदर कितने लोग होने चाहिए, तो उसके अंदर कम से कम आपके 3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए और उन 3 डायरेक्टर के अंदर से कम एक डायरेक्टर जो होगा वो होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, तो सेक्शन नंबर 149 है जो कि बात करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर और कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज को बताता है कि इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की आवश्यकता है।
अब सपोज करो अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सीएसआर कमेटी के अंदर 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर हो तो भी वो वैलिड माना जाएगा। मतलब कि इन जनरल कहा गया कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो 3 या उससे ज्यादा होना चाहिए, 3 में बेसिकली एक इंडिपेंडेंट को कह दिया गया। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको छोड़ दो, बाकी 2 या उससे ज्यादा अगर डायरेक्टर्स हैं कमेटी के अंदर तो वो वैलिड माना जाएगा, अगर आपके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो। अच्छा जी, फिर बात आती है फॉरेन कंपनी के ऊपर कि कोई भी कंपनी जो कि चाहे कोई भी कंपनी है, चाहे जिसके अंदर इंक्लूड होता है हमारा होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या फॉरेन कंपनी, अगर वो फुलफिल करता है इस क्राइटेरिया को, मतलब जो भी आपको क्राइटेरिया ऊपर बताया गया, 3 क्राइटेरिया बताया गया, टर्नओवर, नेटवर्थ या फिर हमारे नेट प्रॉफिट क्राइटेरिया, अगर वो इनमें से फुलफिल कर जाता है, चाहे वो हमारी नॉर्मल कंपनी हो, चाहे वो होल्डिंग कंपनी हो, चाहे वो सब्सिडरी कंपनी हो, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, तो उनको सेक्शन 135 के प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। कंप्लाई करते का मतलब क्या हुआ कि अब आपका वो क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया तो आपको कोई एक्टिविटीज में परफॉर्म करना है वो आपको करना पड़ेगा, कमेटी बनानी है वो बनाना पड़ेगा, सीएसआर पॉलिसी बनानी है बनाना पड़ेगा, कॉन्ट्रावेंशन होगा तो उस केस में आपको पेनल्टी वगैरह भी जो है वो भी लगेंगी, जो कि हम आगे देखेंगे। अच्छा जी, बात करते हैं कि जो फॉरेन कंपनी होती है वो अपना नेट प्रॉफिट या फिर नेटवर्थ या फिर टर्नओवर वगैरह है वो कैसे बनाएगी, कैसे देखेगी। तो उनको जो फॉरेन कंपनीज होती हैं उनके ऊपर लगता है सेक्शन नंबर 381 इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जो फॉरेन कंपनी होती है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के रजिस्ट्रार को फाइल करती है और उसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है सेक्शन नंबर 381 में। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके ऊपर पूरी जानकारी दी हुई है सेक्शन नंबर 198 में। तो ये कहा जा रहा है यहां पे कि फॉरेन कंपनी जो है वो अपना जो टर्नओवर होगा, जो नेटवर्थ होगा, वो कैसे निकालेगी, तो वो निकालेगी एज पर जो फॉलो किया है उन्होंने सेक्शन 381 में और सेक्शन 198 में, उसके अकॉर्डिंग ही जो उनका टर्नओवर, नेटवर्थ और नेट प्रॉफिट आ रहा होगा उसको ही यूज किया जाएगा सेक्शन 135 के अंदर भी। तो कोई अलग नहीं सोचना, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी बैलेंस शीट्स वगैरह बनाई है 381 के अंदर वहीं से उठा लेने आपको डाटा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं नेटवर्थ का मतलब क्या है। तो नेटवर्थ आपने बचपन से पढ़ा है अपने अकाउंट्स के अंदर। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है कि पेड अप शेयर कैपिटल को लिया जाएगा, सारे रिजर्व्स को लिया जाएगा जो कि आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट की जाते हैं, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑब्वियसली काउंट नहीं होता। सिक्योरिटी प्रीमियम को भी इसके अंदर लिया जाएगा और उसके बाद इसमें लेस कर दिया जाएगा कोई भी अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो डेफर्ड एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसको भी लेस कर दिया जाएगा। और अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि अभी आपका राइट ऑफ नहीं हुआ, जैसे आप मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वगैरह देखा करते थे, तो उसको भी लेस कर दिया जाएगा। तब जाके जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको बोलेंगे नेटवर्थ। ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता कोई भी रिजर्व ऐसा जो आउट ऑफ रिवैल्यूएशन क्रिएट होता है, मतलब जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गए या हम एसेट लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे लाने के लिए हमने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए और उससे कोई हमारा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूट हो गया, तो उस टाइप के रिजर्व को हम नेटवर्थ के अंदर इंक्लूड नहीं करते। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट के लिए सिंपल बता दिया कि भैया सेक्शन नंबर 198 देख लो, 198 में जिस अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट किया जाता है सेम प्रोविजन यहां पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा, कोई सेपरेटली ध्यान नहीं देना। ठीक है जी, आप भी ये लिखोगे अपने आंसर के अंदर। नाउ एग्जांपल आता है एक छोटा सा, इसमें क्या है ना सीएसआर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी साथ में चलेंगे, तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो इसलिए थोड़ा लेंथी चलेगा बट आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी। देखिए सवाल क्या कहता है, The statutory auditor of a company were required to issue a certificate on the net worth of the company as per the requirement of management as of 30th September 2018 computed as per the provision of section 257 of the Companies Act 2013। ठीक है जी, the company had fair valued its property, कंपनी ने fair value किया अपनी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का in the current year and which was mistakenly taken into retained earning of the company, और इसका जो भी चेंजेस का जो इफेक्ट आया उसको वो रिटेन अर्निंग में लेके चले गए। In its books of accounts, please advise whether this fair valuation would covered in the net worth of the company as per the legal requirement। तो obviously no, क्या इस फेयर वैल्यूएशन की वजह से जो भी इंपैक्ट पड़ेगा वो नेटवर्थ में कवर होगा, तो बिल्कुल भी कवर नहीं होगा। तो क्या कहा गया कि भैया पहले तो आपको रिजर्व के बारे में बता देना है कि रिजर्व का मतलब क्या क्या होता है, उसके बाद आपको ये कह देना है कि भैया इसका जो इंपैक्ट है वो आपकी नेटवर्थ के अंदर नहीं आएगा। अलॉन्ग विद दैट जो ऑडिटर ऑडिट करेंगे तो वो ध्यान रखेंगे कि इस टाइप की अगर कोई हरकत हुई है जो कि आपकी मैनेजमेंट ने कर दिया है तो उसका रियल अकाउंटिंग इंपैक्ट क्या होना चाहिए। मतलब वो रिजर्व का पार्ट तो नहीं होगा ना, रिजर्व को उसको आपको अलग एक रिजर्व में कैटेगराइज करना पड़ेगा विच इज नॉट अ फ्री रिजर्व। तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन के ऊपर भी इंपैक्ट डालेगा हमारा ऑडिटर, क्योंकि इसके ऊपर कमेंट करेगा अगर ऐसा कुछ नहीं हो रखा है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आता है, एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी विद अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 1000 करोड़ एंड हैविंग इंकर्ड अ लॉस इन वन ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। अभी देखो ये सवाल यहाँ पे होना नहीं चाहिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि भैया प्रॉफिट का कितना परसेंट या लॉस का कितना परसेंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है सीएसआर के लिए, बट ये सवाल आ गया तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, आगे आ जाएगा कि
जनरली क्या रूल है कि कितना कंट्रीब्यूट करना है। अगर जो क्राइटेरिया पीछे बताया गया टर्नओवर, नेटवर्थ या फिर प्रॉफिट का, अगर वो मेट कर जाती है कोई कंपनी, तो उसको अपने प्रॉफिट के 2% को कंट्रीब्यूट करना होता है। कौन सा प्रॉफिट? तो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का? पिछले 3 सालों का। मतलब कि इस साल में पिछले जो 3 साल बीते हैं, तीनों साल के प्रॉफिट का एवरेज करो। एवरेज प्रॉफिट एक अमाउंट निकल जाएगा, उसका 2% जो है वो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सीएसआर एक्टिविटीज के लिए। अब ये सवाल ये कह रहा है कि सपोज उन 3 सालों में किसी एक साल में लॉस हो गया, तो कोई दिक्कत थोड़ा ना, उसका लॉस हो गया होगा तब भी आप तीनों को जोड़ोगे तो ओवरऑल तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ ही रहा होगा, और जो भी ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा होगा उसका 2% आपको निकाल देना है सीएसआर एक्टिविटीज के लिए। तो यहाँ पे जो कह रहा है, तो इस चीज को आपको क्लैरिफाई करना है कि भैया कोई एक लॉस हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुद्दा है कि वो 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए जो आपने पीछे पढ़ा। अगर वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है तो कंप्लाई करना पड़ेगा आपको सीएसआर जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, और उतना आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उन एक्टिविटीज के टुवर्ड्स। ठीक है। नाउ एक्सक्लूजन ऑफ कंपनीज, मतलब कि कौन कौन सी कंपनीज को सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन सी कंपनीज एक्सक्लूडेड है? तो कहा गया है एवरी कंपनी विच सीजेस टू बी अ कंपनी कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट फॉर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सीएसआर कमिटी, और ना ही उनको कंप्लाई करने की जरूरत है टिल सच टाइम। ओके गाइस, मैं जरा 1 सेकंड का इसके अंदर ब्रेक ले रहा हूं, मैं आपसे अभी मिलता हूं, जरा 1 सेकंड। हाँ जी दोस्तों, तो डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। बेसिकली क्या कह रहा है ये पॉइंट? कह रहा है एक्सक्लूजन ऑफ कंपनीज, मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसमें कि लगातार 3 साल तक जो क्राइटेरिया हमने सबसेक्शन 1 में देखे थे, 3 फैक्टर्स देखे थे, वो फैक्टर्स अगर उसके ऊपर नहीं लगते हैं लगातार 3 साल तक, तो उसको जरूरत नहीं है, ना ही सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत है, ना ही जो भी इस सबसेक्शंस के अंदर, इस पूरे सेक्शन के अंदर जो भी बातें लिखी हैं उसको फॉलो करने की आवश्यकता है। लेकिन कब तक? जब तक कि वो मेट नहीं हो जाते क्राइटेरिया। एक बार अगर क्राइटेरिया दोबारा से मेट हो गए तो फिर आपको दोबारा से सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। तो क्या बेसिक शॉर्ट में कहा जा रहा है कि अगर कोई भी कंपनी ऐसी है जो पहले सीएसआर के अंदर थी, अब सीएसआर का एक क्राइटेरिया जो है उसका अगले साल मेट नहीं करता, तो भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। एक और साल मेट नहीं करता तो भी फॉलो करना पड़ेगा। एक और साल मेट नहीं करता, अगर 3 साल लगातार उसके ऊपर कोई भी क्राइटेरिया मेट नहीं होता, तो ही उसको कॉन्स्टिट्यूट ना बनाने की छूट दी गई है, और जो प्रोविजन है उसको ना फॉलो करने की छूट दी गई है। लेकिन 3 साल लगातार ऐसा होना चाहिए अगर एक बार आपके पास एप्लीकेबल हो गया है तो। और उसके बाद कब तक ये आपको छूट रहेगी? जब तक कि आपके ऊपर दोबारा से क्राइटेरिया मेट नहीं कर जाते। ठीक है जी। अगली बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी के ऊपर। तो आपने पीछे भी देखा था 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसके अंदर से एक डायरेक्टर जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सपोज नहीं है, आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट नहीं है 149 के हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की, तो उस केस में आप 2 डायरेक्टर या उससे ज्यादा डायरेक्टर को भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो, मतलब उनकी मदद से भी आप सीएसआर कमेटी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर आगे बात आती है रूल 5(1) ऑफ कंपनी सीएसआर रूल 2014 की। अब इसने क्या बातें बताई? ये बताता है कि अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी है, तो मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है, उस केस में ऑब्वियसली बात है कि उनको जरूरत नहीं होती है क्या चीज की? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, एज पर सेक्शन नंबर 149। तो उस सिनेरियो के अंदर भी वो बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? सीएसआर कमेटी को। मतलब बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के भी उनके पास सीएसआर कमेटी बनाया जा सकता है, जो कि ऊपर वाला पॉइंट था कि 2 या उससे ज्यादा डायरेक्टर से उनका काम चल जाएगा। प्राइवेट कंपनी की बात करें जहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही डायरेक्टर है, तो उस केस में भी ऑब्वियसली बात है 2 डायरेक्टर होंगे, दोनों को सीएसआर कमेटी में डाल दो, वो दोनों डायरेक्टर जो होंगे वो सीएसआर कमेटी के भी मेंबर बन जाएंगे, और उससे हमारा ये प्रोविजन जो है वो फुलफिल कर जाएगा। फॉरेन कंपनी की बात करें तो उस केस में क्या होगा? तो फॉरेन कंपनी में कहा जाता है कि आपका सेक्शन नंबर 380 की एक रिक्वायरमेंट आती है, जिसमें कहा गया क्या कि फॉरेन कंपनी जो है वो सीएसआर कमेटी जो बनाएगी उसके अंदर भी कम से कम कितने बंदे होने चाहिए? 2 बंदे होने चाहिए, और उन 2 लोगों में से एक जो पर्सन होगा वो पर्सन होगा एज पर सेक्शन नंबर 380, और जो दूसरा पर्सन होगा वो कोई भी हो सकता है जिसको भी फॉरेन कंपनी नॉमिनेट करे। मतलब सीएसआर कमेटी में कम से कम 2 लोग चाहिए, 2 लोगों में एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो कि एज पर सेक्शन नंबर 380 के अकॉर्डिंग होगा, जो कि हम देखते हैं कि 380 के अंदर जो फाइलिंग वगैरह की जाती है वो उस पर्सन के द्वारा की जाती है, तो वो 380 की सेक्शन जो फुलफिल कर रहा है पर्सन, वही पर्सन यहां भी आएगा, और दूसरा पर्सन कोई भी हो सकता है जिसको भी नॉमिनेट किया जाएगा फॉरेन कंपनी के द्वारा। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी के ऊपर क्लैरिफिकेशन यहां पे आ गई। फिर आता है अकॉर्डिंग टू रूल 5(2) ऑफ कंपनी सीएसआर रूल 2014, कमिटी को एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म यहां पे डेवलप करना है जिसके थ्रू की प्रॉपर सीएसआर की जो एक्टिविटीज हैं उसको इंप्लीमेंट किया जा सके, उसको मॉनिटर किया जा सके, और उसके अंदर कोई भी दिक्कतें हो तो उसको दूर किया जा सके। मतलब कि अगर आपके पास सीएसआर कमेटी की रिक्वायरमेंट आ गई है तो ऑब्वियसली बात है सीएसआर कम्युनिटी क्या करेगा? एक तरीके से एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म यहाँ पे डेवलप करेगा जिसके थ्रू सीएसआर का इंप्लीमेंटेशन भी देखा जा सके और उसको मॉनिटर भी किया जा सके कि उसके अंदर कोई दिक्कतें तो नहीं है, कोई वायलेशन वगैरह तो नहीं हो रही है।
अलॉन्ग विद दैट रिपोर्टिंग की बात करें तो जो हमारे बोर्ड रिपोर्ट होते हैं उसके अंदर डिस्क्लोज करना होता है कि सीएसआर का कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब कि कितने लोग सीएसआर कमेटी के अंदर हैं, और सीएसआर की बेसिकली एक्टिविटीज के रिगार्डिंग भी आपने पीछे देखा है कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर उसको भी डालना होता है, अनलेस अदरवाइज कि आपने इसका डिस्क्लोजर दे रखा हो कहां पे, वेबसाइट के ऊपर। नाउ ड्यूटीज ऑफ सीएसआर कमेटी। सीएसआर कमेटी की क्या ड्यूटीज? ऑब्वियसली बात है, आपको सीएसआर पॉलिसीज जो है वो फॉर्मुलेट करना है और आफ्टर फॉर्मुलेशन उसको रिकमेंड करना है किसको, बोर्ड को, कि भैया ये सारी चीजें हैं जो कि हमने शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट से उठाई हैं और हमारे कंपनी में ये एप्लीकेबल की जा सकती हैं। उसके बाद आपको रिकमेंड करना है कि कितना एक्सपेंडिचर किया जाए, किन किन एक्टिविटी, जैसे सपोज करो 3-4 एक्टिविटीज हैं तो किन किन एक्टिविटीज के ऊपर कितना कितना अमाउंट स्पेंड किया जाए, इसकी रिकमेंडेशन भी कौन करेगा, हमारा सीएसआर कमेटी भी करेगा। सीएसआर पॉलिसीज को मॉनिटर करने का काम भी इनके पास है कि टाइम टू टाइम अगर उसके अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो भी कौन करेगा, हमारी सीएसआर कमेटी ही करेगी। नाउ कंटेंट ऑफ सीएसआर पॉलिसी। अब क्या क्या पॉलिसीज के कंटेंट होंगे, मतलब जो हमारी सीएसआर पॉलिसी है उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहला चीज क्या होगा कि भाई शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग जो जो चीजें आपने एक्टिविटीज को छांट लिया कि हमारी कंपनी करेगी, जो जो प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज हमारी कंपनी करेगी, उसकी एक लिस्ट होगी कि भैया ये लिस्ट ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट्स है जिसको कि हमारी कंपनी करेगी, वो हम कमेटी के द्वारा बनाया जाएगा सबसे पहले। उसके बाद मॉनिटर किया जाएगा प्रोसेस को कि भैया जो भी प्रोजेक्ट के प्रोग्राम्स कर रहे हैं हम, उसके प्रोसेस में कोई दिक्कतें तो नहीं है, उसको प्रॉपर मॉनिटर करने का काम भी इसके अंदर होगा। उसके बाद ऑब्वियस ही बात है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होगी, तो अगर कोई काम ऐसा है जो बिजनेस अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करता है, जो कंपनी है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करती है और हम चाहें कि उसी एक्टिविटी को हम सीएसआर में डाल दें ताकि मजे आ जाएंगे कि नॉर्मल बिजनेस में तो कर ही रहे थे, वो भी हो जाएगा, एक तरीके से सीएसआर का काम भी हो जाएगा, तो ऐसा अलाउड नहीं है। आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी काम करते हो उन एक्टिविटीज को आप इंक्लूड नहीं कर सकते अपनी सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर। उसके बाद बोर्ड जो है वो एक और चीज चेक करेगा कि भैया जो जो एक्टिविटीज, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो जो एक्टिविटी सीएसआर पॉलिसी में ली गई है, किसके द्वारा, सीएसआर कमेटी के द्वारा, उसको इंश्योर करना है कि भैया ये सारी एक्टिविटीज जो है ये शेड्यूल 7 वाली ही तो है, ऐसा तो नहीं है कहीं और से कुछ दिक्कतें आ गई हो, कोई गलत होगी हो, तो उस चीजों की इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, बोर्ड के ऊपर, कि वो चेक करेगा कि शेड्यूल 7 की एक्टिविटीज ही होनी चाहिए जो उसके अंदर स्पेसिफाइड है, उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि अगर कोई भी सरप्लस बच जाता है सीएसआर प्रोजेक्ट्स में से, मतलब जो भी आपने कंट्रीब्यूशन किया उसमें से कुछ भी सरप्लस बचा रह गया, तो ऐसा नहीं है कि उस पैसे को आप उठा लोगे और बोल दोगे कि ये हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है, नहीं। अगर कोई भी प्रोजेक्ट का पैसा अगर बचा हुआ है, कोई भी सरप्लस है उसका, तो वो सरप्लस जो है वो आपके बिजनेस प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगा। इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन इसके अंदर दी हुई है। अगली पॉइंट आती है ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड इन रिलेशन टू सीएसआर। तो सीएसआर से रिलेटेड क्या ड्यूटीज है बोर्ड की, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपने क्या प्रोसेस देखा कि जो सीएसआर की जानकारी होगी उसमें रिकमेंडेशन कौन देगा, हमारा सीएसआर कमेटी देगा, और सीएसआर कमेटी की एक बार रिकमेंडेशन आ जाएगी तो उसको अप्रूव कौन करेगा, हमारा बोर्ड अप्रूव करेगा कि हाँ जी जो सीएसआर पॉलिसी ड्राफ्ट किया गया है कमेटी के द्वारा उसको हम अप्रूव करते हैं, और उसको ऑब्वियसली डिस्क्लोज भी किया जाएगा रिपोर्ट के अंदर। और फिर आपने ये भी देखा था कि भैया इसको प्लेस किया जाता है कंपनीज की वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद जो एक्टिविटीज दी गई है, मतलब जो सीएसआर पॉलिसी के अंदर आपने एक्टिविटीज की लिस्ट बना ली, क्या वो एक्टिविटीज को प्रॉपरली अंडरटेक किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उनके ऊपर प्रॉपरली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ड्यूरिंग द ईयर उस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है कि नहीं हमारी कमेटी, और उस प्रोसेस में कोई दिक्कतें तो नहीं है, उस चीजों को भी इंश्योर कौन करेगा, हमारा बोर्ड ही इंश्योर करेगा। नाउ ये पॉइंट ऑल्दो पहले आना चाहिए था बट सेक्शन वाइज चल रहा है, इसलिए सेक्शन वाइज के अकॉर्डिंग सब सेक्शन 5 में बताया गया है कि कितना कंट्रीब्यूशन करना है सीएसआर के अंदर। मैंने आपको पहले बता दिया ये कि एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट। अब ये एटलीस्ट वर्ड है, मतलब कोई 5% करना चाहे उसकी श्रद्धा है, 10% करना चाहे उसकी श्रद्धा है, लेकिन कम से कम जो आपको कंट्रीब्यूशन करना है वो करना है 2%। 2% किसका, एवरेज नेट प्रॉफिट का। एवरेज नेट प्रॉफिट कितने सालों का, पिछले 3 सालों का, जिस साल की आप बात कर रहे हो उससे पिछले बीते हुए 3 सालों का एवरेज नेट प्रॉफिट निकालेंगे, और उसका 2% जो है वो आपको स्पेंड करना होगा टुवर्ड्स सीएसआर एक्टिविटीज। नाउ अब जब हम सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर काम करेंगे तो बेसिकली आप लिस्ट देखेंगे कि क्या क्या काम होते हैं। जनरली यही होता है, पॉवर्टी वगैरह को मिटाना, एजुकेशन वगैरह लाना, स्पोर्ट एक्टिविटीज में काम करना, रूरल एरिया को डेवलप करना, सोशल एक्टिविटीज है बेसिकली। तो इन सोशल एक्टिविटीज में हमारा पहला प्रेफरेंस क्या होना चाहिए कि हम सपोज करो दिल्ली के अंदर हमारा बिजनेस है, या सपोज करो हमारा किसी और लोकेलिटी, किसी और सिटी के अंदर हमारा बिजनेस है, और हम उस सिटी का उद्धार करने के बदले किसी और सिटी का भला करने चल रहे हैं, तो क्या ये लॉजिकल है, नहीं। तो इसलिए यहां पे भी क्या कहा गया कि भैया कंपनी को ध्यान रखना है कि जो पहला प्रेफरेंस होगा, अगर आपको कोई भी इंप्रूवमेंट करना है या कोई भी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखानी है, तो पहला आपका जो होना चाहिए इनिशिएटिव, वो प्रेफरेंस होना चाहिए उस लोकल एरिया को, जिस लोकल एरिया में आप ऑपरेट करते हो, मतलब जिस एरिया में आपका बिजनेस है, जिस एरिया में आपकी फैक्ट्रीज है, जिस एरिया में आप काम करते हो, पॉवर्टी उस एरिया की मिटाओगे।
अगर कुछ भला करना है गरीबों को तो उस एरिया के गरीबों को देखोगे, ना कि किसी और दुनिया के गरीबों को जाके पहले देखोगे। तो ये प्रेफरेंस देना है कंपनी को, लॉजिकल भी है। फिर बात आती है क्या कि अगर कंपनी सपोज करो 2% के लिए उसने एलोकेट तो कर दिया कि ये पैसा सीएसआर का, लेकिन उसको अगर खर्च नहीं कर पाई, मान लो पूरा साल बीत गया और पूरे साल के अंदर उन पैसों को वो स्पेंड नहीं कर पाई, तो उस केस में उसको अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर ये बात बतानी पड़ेगी कि भैया हमने इतना पैसा एलोकेट किया था जो कि स्पेंड नहीं हुआ है और वो हमारा सरप्लस बचा रह गया, नंबर 1। नंबर 2, बताना पड़ेगा क्या रीजन रहा जिसकी वजह से आप वो खर्च नहीं कर पाए, वो रीजन को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद बात आती है कि ये जो सीएसआर की पूरी एक्टिविटीज है इसको मैनेज करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाता है कई बार कंपनीज के द्वारा। मतलब कंपनी क्या करती है कि भैया सपोज करो जितना भी प्रॉफिट था उसका 2% निकाला, अब 2% का जो अमाउंट आ गया उसको खर्च करना है, उसको प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर करना है, तो उसके लिए कुछ बंदे लगाने पड़ेंगे, कुछ वॉलंटियर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, हो सकता है किसी एजेंसीज की मदद लेनी पड़े। तो इस टाइप की जो भी एक्टिविटी कंपनी करेगी कहीं ना कहीं उन चीजों को एडमिनिस्टर करने के लिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वगैरह पे करेगी, खर्च करेगी, तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई क्या कि भैया जितना भी आपका सीएसआर का अमाउंट होगा ना, सीएसआर का एक्सपेंडिचर होगा, उसके 5% से ज्यादा आपका एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा नहीं होना चाहिए। सपोज करो आप खर्चा सीएसआर के प्रति एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हो 100 रुपए, तो ऐसा नहीं है कि आप 5 से ज्यादा उसके ओवरहेड में लगा दो ना जी। उसको मेंटेन करने के जो खर्चे होंगे वो मैक्सिमम हो सकते हैं 5%, उससे ज्यादा आपको खर्च करने की परमिशन नहीं है ना। फिर एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, XYZ लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग टर्नओवर 1200 crores ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18। बहुत अच्छी बात है। द सीएसआर कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंपनी फॉर्मुलेट एंड रिकमेंडेड अ सीएसआर प्रोजेक्ट व्हिच हैज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। ठीक है। द कंपनी फाइनलाइज्ड द प्रोजेक्ट अंडर द सीएसआर इनिशिएटिव व्हिच रिक्वायर फंड एट द रेट 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ये कह रहे हैं जी हम सीएसआर में जो इनिशिएटिव ले रहे हैं उसके लिए 5% प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, 2% से कम नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छी बात है। विल सच एक्सेस एक्सपेंस बी काउंटेड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। क्या इन्होंने जो 3% एक्स्ट्रा ले लिया इस साल, क्या वो अगले साल काउंट करेगा एज अ पार्ट ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर? प्लीज एडवाइस, कतई नहीं करेगा। मतलब कि हमारा एक्ट क्या कहता है, वो कहता है कि भैया मिनिमम 2% करना है, मैक्सिमम जितना चाहो कर लो, वो आपकी श्रद्धा है। लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड करने के ऊपर बात नहीं कहता, ये कहता है हर साल एवरी ईयर आपको 2% करना है। ये नहीं कि किसी साल ज्यादा आपने खर्च कर दिया, अगले साल कहते हो जी अब नहीं कर रहे हम खर्च, नहीं, वो आप मेंटेन करके चलो, वो मैनेज करके चलो, बट एवरी ईयर आपकी ईच फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 2% की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। वॉलंटरली आप ज्यादा करना चाहते हो, वो आपकी श्रद्धा है, करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप अगले साल उसको कैरी फॉरवर्ड कर लोगे या अगले साल आप कम खर्चे से काम चला लोगे। नो। सीएसआर एक्टिविटीज की बात करते हैं। सीएसआर एक्टिविटीज में क्या रहा है, क्या क्या चीजें आती हैं, तो रूल 4 बताता है जो कि कंपनी सीएसआर पॉलिसीज रूल्स 2014 के अंदर का रूल 4 है, जो कि बात बताता है कि क्या क्या चीजें सीएसआर एक्टिविटीज में ली जाती है। तो सीएसआर एक्टिविटीज के लिए क्या क्या चीजें ली जाएंगी, वो सारी जो कि एज पर उनकी सीएसआर पॉलिसी होगी। पॉलिसी कौन, जिसने कमिटी के द्वारा जो बनाया गया, और इसके अंदर हमें एक्सक्लूड करना होता है वो सारी एक्टिविटीज को जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर होता है, जो कि हमने पीछे देख लिया। कुछ चीजें हैं अभी बार बार वो रिपीट होंगी, परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं। नौ फिर क्या बात आ रही है, कह रहा है कि बोर्ड जो है वो सीएसआर एक्टिविटीज को क्या करेगा, अप्रूव करता है, जो भी रिकमेंड किया जाता है। अब बोर्ड इसके अंदर एक काम और कर सकता है, सोचो क्या कर सकता है कि बोर्ड एक कंपनी बना ले, एक कंपनी या कोई ट्रस्ट या कोई सोसाइटी बना ले, सेक्शन 8 कंपनी जैसे होती है जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, या कोई ट्रस्ट उसने रजिस्टर्ड करा लिया, या फिर कोई सोसाइटी बना ली, स्टैब्लिश कर लिया किसने, एक कंपनी ने, या फिर हो सकता है कि 2-3 कंपनी मिलकर एक सेक्शन 8 कंपनी बना लेते हैं, जिसका कि मेनली काम यही है कि सीएसआर एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करना। ठीक है। अब ऐसी कंपनी बना के उनके थ्रू भी खर्चा कर सकती है कंपनीज, ये भी अलाउड है इसके अंदर। मतलब कि बोर्ड चाहे तो सीएसआर एक्टिविटीज के थ्रू जो काम उनको करना है उसके लिए वो एक ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी बना रही है और उसके अंदर वो पैसा डालती है और उस कंपनी से वो सारी एक्टिविटीज को किया जाता है, तो वो भी वैलिड माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है कि सपोज करो कोई ऐसी ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी है जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, तो उनको पे भी वो कंट्रीब्यूट कर ले और वो उसको फर्दर उसको काम करेंगी, तो उस चीज में भी वैलिड माना जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर बात आती है क्या कि जो भी ऐसी कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी बनाई जाएगी उनको एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि भैया जो जो उन्होंने काम किए, कहां कहां कितना कितना खर्च किया, कैसे कैसे एक्सपेंडिचर किए, कहने का मतलब है उनको पूरा रिकॉर्ड बना के रखना होगा। चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या जो भी सोसाइटी थी वो बनाई गई हो कंपनी के द्वारा या बनाई गई हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपरली सारी चीजों की अकाउंटिंग करके रखेगी, जिससे कि ये पता लगा जा सके कि किस किस कंपनी ने कितना कितना खर्च किया है टुवर्ड्स सीएसआर एक्सपेंडिचर। चलिए जी, फिर बात आती है कि जो कंपनी है वो कोलैबोरेट भी कर सकती है किसके साथ,
अलग कंपनी का। सपोज करो कि कोई सीएसआर इनिशिएटिव लेना चाह रही है, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रही है और वहां पे जो प्रॉफिट की जरूरत है वो चाहिए 8%। अब कंपनी कह रही है 8% तो है नहीं, 2-3% से बात बनेगी नहीं, तो वो कहती है कि चलो 1-2 कंपनी को और जोड़ लेते हैं और 3 कंपनी मिलके या 4 कंपनी मिलके या जितनी भी कंपनी मिलके उस पर्टिकुलर एक काम को पूरा करते हैं, ताकि हमें भी तसल्ली मिलेगी हमने कुछ किया और कहीं ना कहीं हमारे सीएसआर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि कंपनी ज्वाइंट कोलैबोरेशंस भी कर सकती है अदर कंपनी के साथ किसी भी इनिशिएटिव को या किसी भी प्रोजेक्ट प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। पर यहां पे जो सीएसआर कमिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी क्या, कि वो एट द एंड इस पोजीशन में हो कि वो सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सके और रिपोर्ट बना सके कि हाँ भैया कंपनी ए ने इतना पैसा खर्च किया और वो ऐसे ऐसे अप्लाई किया गया, बी ने इतना किया ऐसे ऐसे किया गया। ऐसा ना हो कि कोलैबोरेशन के चक्कर में सारा झोलमोल हो जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर कमिटी इस चीज का वादा करती है कि भैया वो हर एक कंपनीज की रिपोर्ट्स को सेपरेटली बाद में कर पाएगी ताकि उनकी जो पर्टिकुलर कंपनी की फाइलिंग वगैरह होनी है वहां पे जवाब दे सके, तो ऐसा भी किया जा सकता है ना। जो सीएसआर एक्टिविटी का जो भी खर्चा किया जाएगा या जो भी इसके अंदर प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स किए जाएंगे वो ऑब्वियसली कहां होंगे, इंडिया के अंदर ही होंगे, इंडिया के बाहर करने के अलाउ नहीं होती। हम ऑब्वियसली बात है इंडिया के लिए ही है, इंडिया को बेटर बनाने के लिए ये इनिशिएटिव है। फिर बात आती है क्या कि इस सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर आप ऐसा ना हो कि कंपनी सोचो ऐसा काम करे कि वो कहती है कि यार भलाई करना है ना, अपने एम्प्लॉयज का भला कर लेते हैं, अपने एम्प्लॉयज की फैमिली का भला कर लेते हैं। तो इस टाइप के अगर आप भले करते हो तो वो सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर काउंट नहीं होता, सेक्शन 135 के अंदर वो काउंट नहीं किया जाता। अगर कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे कि फायदा मिल रहा है आपके एम्प्लॉयज को या फिर उन एम्प्लॉयज की फैमिली को, तो उसको भी यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता। एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट जो 5% का था वो हमने पीछे देख लिया, वो रिपीट यहाँ पे बार बार किया जा रहा है। साथ ही में एक और क्लैरिफिकेशन आती है कि कुछ एक कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं जो कि दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। अब सपोज करो हम पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और हम कहते हैं कि हमने सीएसआर एक्टिविटी कर ली, तो क्या मान लेना चाहिए? कतई नहीं। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जो पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देते हैं उसके लिए एक स्पेशल सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 182, जो कि बात करता है कि अगर हम कंट्रीब्यूशन देते हैं तो आपको कितनी कितनी छूट मिलती है, क्या क्या उसके तरीके हैं, वो 182 के अंदर कवर होगा। लेकिन उस कंट्रीब्यूशन को आप 135 वाले सेक्शन से मर्ज नहीं कर सकते। सेक्शन 135 जो है वो सिंपली कहता है कि भैया पॉलिटिकल पार्टी की जो कंट्रीब्यूशन होती है उसको हम काउंट नहीं करेंगे सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है जी, ये क्लैरिफिकेशन ध्यान रखना है। तो एम्प्लॉयज का बेनिफिट नहीं होना चाहिए, इंडिया के अंदर होना चाहिए, 5 से ज्यादा खर्च नहीं करना है और पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं होता। एग्जांपल देखते हैं। ADB Limited is engaged in the business of construction and has various projects which are under execution in Delhi NCR region. The company is also looking for new project, particularly in south part of the India, based on its understanding that the margin are very high over there. During the year 31 March 2018, the company got covered with the requirement of CSR. कह रहा है जी CSR की एप्लीकेबिलिटी आ गई। Considering the nature of the business, company has a large employee base. Company का बहुत सारे employee हैं and it's dedicated to spend CSR of some activities related to construction, which would benefit its employee. कह रहे हैं जो कुछ कंस्ट्रक्शन कर देंगे जिससे फायदा मिलेगा एम्प्लॉयज को, and would indirectly also help the business of the company. और वो कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा बिजनेस को भी। एडवाइस करो जी क्या कर सकते हैं? गलत है, अलाउड ही नहीं है। आपको पता है कि एम्प्लॉय या उसकी फैमिली की बेनिफिट्स के लिए आपको एक्टिविटी करोगे तो सीएसआर एक्टिविटीज का पार्ट नहीं बनता। आप कर रहे हो वो करो, लेकिन सीएसआर के लिए आपको जो 2% खर्च करना है वो आपको अलग से करना पड़ेगा। एक्सेप्शंस की बात करें, एक्सेप्शंस वही है कि भैया आउटसाइड इंडिया नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयज या उनकी फैमिली के बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। तो चीजें रिपीट हो रही है क्योंकि ये एक सेपरेट ना क्वेश्चंस बनती है कि एक्सेप्शंस क्या क्या होती है बताओ जी। इस तरीके से क्वेश्चन सेपरेटली बन के आएगा, आपको 3 पॉइंट लिखने हैं एंड दैट्स इट। नाउ एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? तो ये आपने पीछे देखा कि भैया सबसे पहले नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए आपको क्या लेना होता है, सेक्शन 198 को फॉलो करना होता है। सेक्शन 198 जैसी बातें बताएगा, जिस अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन का प्रोसीजर 198 के अंदर बताया गया है उसी को फॉलो करते हुए एवरेज नेट प्रॉफिट निकाला जाएगा। फिर यहाँ पे बात आती है कि नेट प्रॉफिट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो कोई भी प्रॉफिट ऐसा है जो कि आपके ओवरसीज ब्रांचेस से आ रहा है, कोई भी प्रॉफिट ऐसा है जो ओवरसीज ब्रांच या ब्रांचेस से आपको आता है, तो उन प्रॉफिट को भी आप काउंट नहीं करोगे। कोई भी ऐसा इनकम, डिविडेंड का इनकम जो आपको मिलता है किसी ऐसी कंपनी से, इंडिया के अंदर की किसी ऐसी कंपनीज के जो कि ऑलरेडी कंप्लाई करती है सेक्शन 135 को, मतलब वो कंपनी सेक्शन 135 कंप्लाई करती है और डिविडेंड देती है आपकी कंपनी को, आपकी कंपनी को डिविडेंड मिला, तो वो डिविडेंड का जो पैसा है वो आपको नहीं जोड़ना किसके अंदर, अपने नेट प्रॉफिट के अंदर, वो उसका पार्ट नहीं बनेगा। अब नेट प्रॉफिट का पार्ट नहीं बन रहा है तो ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये चीजें अगर नहीं पार्ट बनेंगी तो कहीं ना कहीं आपका नेट प्रॉफिट का रिक्वायरमेंट एक तरीके से आपका बड़ा हो जाएगा, आपको रिक्वायरमेंट तक पहुंचने के लिए और कमाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये अच्छी चीज है। तो आपकी मतलब कंपनी के कहीं ना कहीं फायदे के लिए है कि 2 प्रॉफिट को बताया गया, इन प्रॉफिट को कहा गया कि ये नहीं जोड़ा जाएगा उस नेट प्रॉफिट के लिए जो कि सीएसआर के लिए हम काउंट करेंगे। ठीक है जी।
फिर बात करता है कि नेट प्रॉफिट जो लिया जाएगा बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस साल का हम बना रहे हैं, सपोज करो ये वैसे रेलेवेंट नहीं है जो ये पैराग्राफ है, कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने बनाया है वो सपोज बनाया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट 1956। प्रैक्टिकली आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, बट अगर हमने बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट 1956 तो उस केस में हमें दोबारा से रिकैलकुलेट करके दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट, इस सेक्शन के लिए हमें ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा से बनाएंगे और दोबारा से प्रॉफिट निकाल के देखेंगे ना। अगर 1956 के अकॉर्डिंग भी बना है तो उसका जो नेट प्रॉफिट होगा उसको मान लिया जाएगा कि इसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। बट प्रैक्टिकली ये सेक्शन, ये मतलब पैराग्राफ जो है वो अब आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इनिशियली एप्लीकेबल हुआ था ना। फॉरेन कंपनी का पॉइंट हमने पीछे देख लिया कि भैया सेक्शन 381 और सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग जो भी उनके क्राइटेरिया देखे जाते हैं नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ या टर्नओवर के लिए, वो उन्हीं सेक्शन की मदद से देखा जाएगा। ये चीजें भी पहले आ चुकी थी। नाउ सीएसआर रिपोर्टिंग की बात करें, रिपोर्टिंग हम पीछे देख चुके हैं। रूल 8 इसके बारे में बात करता है, जो कहता है कि जो भी सीएसआर का एनुअल रिपोर्ट होगा वो इंक्लूड करेगी कहां पे, बोर्ड, अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। उसके बारे में सारी चर्चाएं करेंगी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, वो सारी सीएसआर एक्टिविटी जो परफॉर्म की गई होगी 1 अप्रैल 2014 के बाद। उसके बाद फॉरेन कंपनी की बात करें तो फॉरेन कंपनी में देखा था आपने कि सेक्शन 381 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसके एनेक्शर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा सीएसआर का रिपोर्ट। मतलब सीएसआर की जो भी रिपोर्टिंग है वो फॉरेन कंपनी जो अपनी फाइनेंशियल बनाती है सेक्शन नंबर 381 के हिसाब से, उसके एनेक्शर में उसको इंक्लूड करके चलेगी, तो वहां रिपोर्टिंग उसकी कहीं ना कहीं हो जाएगी। नाउ बात करते हैं एक्टिविटी स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7। कौन कौन सी शेड्यूल 7 के अंदर एक्टिविटीज हैं जो बताई गई हैं, क्योंकि स्पेसिफाइड है, जिसमें से कि चुन सकती है कंपनी कि वो किसके ऊपर काम करना चाहती है, कौन कौन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहती है। एक जनरल बात बता दूं, बहुत सोशल सी एक्टिविटीज चल रही है। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि बताओ कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, बट आप इसके अंदर अगर छाट छाट के लिख दोगे ना तो काफी है, एज इट इज याद करने की आवश्यकता इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप अगर इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, मैलन्यूट्रिशन, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, इस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हो तो वो भी इसके अंदर काउंट होता है। कंट्रीब्यूशन कर रहे हो आप स्वच्छ भारत कोष के अंदर। स्वच्छ भारत कोष बेसिकली क्या है, एक इनिशिएटिव है, एक फंड है जो कि क्रिएट किया गया है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर पानी के ऊपर काम किया जाता है, सैनिटाइजेशन के ऊपर काम किया जाता है और ड्रिंकिंग वाटर को साफ सुथरे तरीके से लोगों को अवेलेबल कराया जाए, इसके लिए पैसा लगाया जाता है। तो अगर इस टाइप के कोष में आप अगर पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो माना जाएगा सीएसआर का ही पैसा है। या उसके अलावा आप भुखमरी वगैरह को दूर करने के लिए, पॉवर्टी वगैरह को दूर करने के लिए काम कर रहे हो, हेल्थ की प्रमोशन के लिए कोई काम कर रहे हो, तो वो भी आपका इसी का पार्ट माना जाएगा। एजुकेशन प्रमोट करना चाह रहे हो आप, उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, वोकेशनल स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करा रहे हो, कोई जॉब वगैरह से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट वगैरह से रिलेटेड कोई कोर्स वगैरह टाइप की चीजें आप करवाते हो, तो वो चीजें भी काउंट होती हैं सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर। अगर आप जेंडर इक्वालिटी या वुमन एम्पावरमेंट इस टाइप की चीजों की काम करते हो, या फिर कोई हॉस्टल्स वगैरह या होम्स वगैरह क्रिएट करते हो जिसके अंदर की वुमेन्स या फिर ऑर्फन्स वगैरह रह सके, या फिर ओल्ड एज होम्स वगैरह होते हैं उनके लिए कोई काम करते हो, डे केयर सेंटर वगैरह टाइप की चीजें बनाते हो, तो इससे रिलेटेड लोग भी जो कि सीनियर सिटीजन को या फिर ऑर्फन्स को या फिर चिल्ड्रंस को या फिर वुमेन्स को बेनिफिट पहुंचाते हैं, तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती हैं वो भी सीएसआर के अंदर काम करती हैं। नाउ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए, कोई एनिमल वेलफेयर के लिए आप एग्रो फॉरेस्ट्री टाइप की एक्टिविटी करते हो, नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए कोई काम करते हो, या फिर आप कंट्रीब्यूशन करते हो कहां पे, क्लीन गंगा फंड में। अगेन ये फंड एक नाम आया, एक स्वच्छ भारत कोष आया, एक ये फंड आया, एक और फंड आएगा आगे। तो ये कुछ फंड्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिएट किए, जहां पे अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो माना जाता है कि आपने अच्छे काम के लिए काम किया है। नाउ अगर आप प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज आर्ट या कल्चर, मतलब जो पुरानी जैसे कि कुछ हिस्टोरिकल आपकी इंपॉर्टेंस होती है, जो वर्क ऑफ आर्ट होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा खर्च करते हो, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उसको रिस्टोरेशन में कोई काम करते हो, उसके रिलेटेड कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, तो वो भी आपके सीएसआर एक्टिविटीज का ही पार्ट बनता है। पब्लिक लाइब्रेरीज वगैरह बनवाना, ट्रेडिशनल आर्ट्स या हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह की प्रमोशन करना, तो वो चीजें भी सीएसआर के अंदर कवर होती हैं। आर्म्ड फोर्स वेटरन्स होते हैं, वॉर विडोज होते हैं या उनके डिपेंडेंट्स होते हैं, उनके बेनिफिट के लिए भी अगर कोई एक्टिविटीज आप करते हो तो वो भी सीएसआर एक्टिविटी का पार्ट है। अगर आप प्रमोट करते हो स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स किसी भी टाइप का हो सकता है, रूरल स्पोर्ट्स है, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स है आपका, पैरालंपिक स्पोर्ट्स है आपके, या फिर ओलंपिक स्पोर्ट्स है, किसी भी टाइप के स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग वगैरह को प्रमोट अगर आप करते हो तो वो भी आपका काउंट होगा सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो तो वो भी आपका पार्ट बनता है जिसका, सीएसआर एक्टिविटीज का। कंट्रीब्यूशन करते हो या फिर कोई भी फंड्स वगैरह प्रोवाइड करते हो किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को जो कि अप्रूव्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि काम करती है क्या, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स का। ठीक है, तो इस टाइप की कोई एक्टिविटीज वगैरह हैं जो कि इंस्टीट्यूट करवाती है, और वैसे इंस्टीट्यूट को अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन देते हो या उनके द्वारा कोई फंड्स बनाया गया उसमें आप कंट्रीब्यूट करते हो और वो अप्रूव्ड होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो भी आपके सीएसआर के अंदर कवर
होता है। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह के अंदर भी पैसा खर्च किया आपने तो वो भी सीएसआर एक्सपेंडिचर का पार्ट है। स्लम एरिया डेवलपमेंट है या फिर कोई भी स्लम एरिया डेवलपमेंट का मतलब क्या है, वो सारे एरिया जो कि बताती है कि स्लम एरिया है, कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, या फिर कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो बताती है कि ये सारे स्लम एरिया में कवर होते हैं, और उन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए अगर आप कोई काम करते हो तो वो भी आपकी सीएसआर एक्टिविटीज का पार्ट बनता है ना। फिर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आई है, कुछ क्लैरिफिकेशन बेसिकली क्या है कि जो आपकी सीएसआर पॉलिसी के अंदर जो भी चीजें आप लोगे ना वो कहीं ना कहीं रिलेटेबल होना चाहिए शेड्यूल 7 से। शेड्यूल 7 के अंदर तीसरी बात देखी, ऑब्वियस ही बात है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट तो ऐसा जरूरी नहीं है। अब पॉवर्टी दूर करने के बतेरे रीजन हो सकते हैं, बतेरे साधन हो सकते हैं, लेकिन मुद्दा क्या है कि एसेंस जो है वो पॉवर्टी का ही आना चाहिए। मतलब क्या है कि उन्होंने मोटा मोटा सब्जेक्ट बताया गया कि इन चीजों के लिए आपको काम करना है। अब इनसे जुड़े हुए, इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज को आप शामिल करते हो अपने सीएसआर पॉलिसीज में, जो कहीं ना कहीं रिलेटेबल होंगे किससे, शेड्यूल नंबर 7 से। तो ये पॉइंट एक क्लैरिफिकेशन किया गया कि एग्जैक्ट हो ये जरूरी नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो उससे क्या होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट है उसका प्योरली एसेंस निकल के आ रहा हो कि हाँ उसी सब्जेक्ट के टुवर्ड्स ही काम किया जा रहा है ना। फिर कहा गया यहाँ पे कि किस चीज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो अगर कोई भी आप इवेंट्स वगैरह करवाते हो जैसे कि मैराथन्स वगैरह है, या कोई अवार्ड है, या कोई चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन है, या कोई एडवर्टीजमेंट करते हो, या कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह देते हो, तो उस टाइप की चीजें जो है वो सीएसआर एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं की जाती ना। एक्सपेंस वगैरह कुछ किया जाता है कैसा कि expense incurred by companies for fulfillment of any act या statute of the regulations such as labor law, land acquisition act would not count as CSR expenditure। मतलब कोई भी खर्च अगर कंपनी ऐसा कर रही है जो कि लेबर लॉ के अंडर कर रही है या लैंड एक्विजिशन के अंदर कर रही है, तो ठीक है भैया, इस टाइप की एक्टिविटीज आप कर रहे हो कोई बात नहीं, बट उस टाइप के जो एक्सपेंसेस होंगे वो सीएसआर एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बनते हैं ना। उसके बाद एक चीज अच्छी आई यहाँ पे क्या कि अगर सपोज करो आपने सीएसआर के लिए कोई रेगुलर स्टाफ अपॉइंट कर रखा है जो कि प्योरली काम करते हैं सीएसआर के लिए, या फिर कोई भी वॉलंटियर्स वगैरह हैं और उसके लिए आप कोई खर्चे करते हो, उनके पेमेंट्स वगैरह के लिए कोई खर्चे करते हो, उनकी सैलरीज वगैरह पे की जाती है, तो वो माना जाता है कि उस टाइप के जो खर्चे होंगे वो सीएसआर प्रोजेक्ट का ही कॉस्ट है और वो सीएसआर एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन वाला पॉइंट एक अलग आया था 5% का, उसके अंदर रेगुलर स्टाफ की बात नहीं थी, वॉलंटियर्स वगैरह की बात नहीं थी। मेरे को सपोज कोई काम करवाना है, मतलब सपोज कि मेरे को कहीं पे खाना बंटवाना है, लंगर लगवानी है, तो उसके लिए मेरे को कई सारे वॉलंटियर्स चाहिए होंगे, उनके लिए जो मैं उनको सैलरीज वगैरह पे करूंगा जो कि फुल टाइम में होनी चाहिए या वॉलंटियर बेसिस पे भी हो, तो उनको जो सैलरीज दी जाएगी वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि फंड मैनेज करने के लिए मैंने ऑफिस के अंदर कुछ लोग बिठा रखे हैं, और वो जो ऑफिस के लोग बैठे हुए हैं वो उनकी जो खर्चे हैं वो 5% ज्यादा नहीं होने चाहिए, या उससे रिलेटेड कोई खर्चे अगर मैं करता हूँ, कोई ऑफिस सेटअप करता हूँ या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो उसमें 5% की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अदर देन दैट अगर कोई रेगुलर स्टाफ है जो कि उस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उनकी सैलरीज वगैरह जो है वो सीएसआर एक्सपेंडिचर का ही पार्ट बनता है ना। पीछे एक चर्चा हुई एनी फाइनेंशियल ईयर की। एनी फाइनेंशियल ईयर जो आपका सबसेक्शन नंबर 1 में आया था, सबसेक्शन नंबर 1 कौन सा था, सबसेक्शन नंबर 1 कौन सा था, सबसेक्शन नंबर 1 था जहां पे आपको रिक्वायरमेंट बताई गई थी कि वो तीनों चीजों को देखना है। वो कहा गया कि वो जो तीनों चीजों को देखना है ना, वो तीनों चीजों को आपको पिछले 3 सालों में देखना है। ये चीज भी क्लियर हो गया था, याद आ रहा होगा आपको, जहां हमने देखा था क्या कि आपने एक साल अगर रिक्वायरमेंट नहीं हुई आपकी, वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता, तो अगले साल देखा जाएगा, अगले साल नहीं हुआ तो अगले साल देखा जाएगा। कितने साल तक देखा जाएगा, 3 सालों तक, और 3 साल तक मेट नहीं हुआ तो फिर आप इस एक्ट के अंदर कवर, इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं होते हो। तो वही चीज कहा जा रहा है कि वो जो एनी फाइनेंशियल ईयर है, मतलब टर्नओवर जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं है, वो पिछले 3 फाइनेंशियल में जाएगा, देखा जाएगा कि तीनों फाइनेंशियल ईयर में क्या टर्नओवर मेट नहीं हो रहा, क्या तीनों फाइनेंशियल ईयर में नेटवर्थ मेट नहीं हो रहा, क्या तीनों फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट मेट नहीं हो रहा, और अगर तीनों में मेट नहीं हो रहा तो ही आप आजाद हो। मतलब वो एक साल नहीं है, वो कहीं ना कहीं पिछले 3 सालों को आपको कंसिडर करना है। ठीक है जी। फिर बात करते हैं क्या कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेन होल्डिंग कंपनी फॉर सीएसआर। मतलब क्या है कि सपोज करो कोई इंडियन सब्सिडरी है, उसके लिए कोई खर्चा है जो कि फॉरेन होल्डिंग जो है वो करती है सीएसआर के लिए, और उन खर्चे को जो रूट किया जाता है वो किया जाता है इंडियन सब्सिडरी के थ्रू। मतलब उस खर्चे को किया है फॉरेन सब्सिडरी ने, लेकिन किसके थ्रू किया है, इंडियन सब्सिडरी के थ्रू ही किया है। तो उस टाइप के खर्चे भी जो होंगे वो उस इंडियन सब्सिडरी की सेक्शन 135 के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जो आपने ट्रस्ट देखा कि सेक्शन 8 कंपनी ट्रस्ट सोसाइटी की बात की, तो वहां पे जो ट्रस्ट है वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट होना चाहिए, और वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा वो ऑब्वियस सी बात है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा ना। अगली बात आती है क्या, contribution to corpus of trust society section 8 companies will qualify as CSR expenditure, जो हमने पीछे देखा था, as long as the trust society section 8 companies etc is created exclusively for undertaking CSR activity। सपोज करो कोई सेक्शन 8 कंपनी ऐसी बनाई गई, जैसे हमने देखा था कि कंपनी बनाई जा सकती है, कंपनी ऐसी बनाई गई जिसका की काम ही यही है CSR एक्टिविटीज को करना, तो उसके कॉर्पस में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो वो एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर कोई ऐसा आपका
सेक्शन 8 कंपनी है या ट्रस्ट है जो कि उसने एक्सक्लूसिवली एक फंड को कॉर्पस को क्रिएट किया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ सीएसआर। दो बातें, एक बात क्या है कि एक ऐसा सेक्शन 8 कंपनी है या ट्रस्ट या जो भी है वो सेक्शन 8 कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ वो बना ही सेक्शन किस लिए है, सीएसआर के वर्क के लिए बनाया, सीएसआर एक्टिविटीज के लिए बनाया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसका जो कॉर्पस है वो सारा सीएसआर का ही कॉर्पस है। लेकिन कोई ऐसा सेक्शन 8 कंपनी जो मल्टी एक्टिविटीज में काम करती है लेकिन उसने सीएसआर के लिए कॉर्पोरेट जो है वो एक्सक्लूसिवली क्रिएट किया हुआ है, तो उस सिनेरियो में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका कंट्रीब्यूशन जो सीएसआर के लिए माना जाएगा वो एक वैलिड सीएसआर एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, पैनल प्रोविजन को देख लेते हैं। तो पैनल प्रोविजन में दो चीजें हैं, दो डिस्क्लोजर क्या है, तो पहला कहा जाता है कि भैया जो कंपोजिशन है सीएसआर कमेटी का उसको डिस्क्लोजर देना होता है बोर्ड रिपोर्ट में, और दूसरा आपने देखा कि अगर फेल टू स्पेंड हो जाता है, मतलब जो भी खर्चे करने थे वो स्पेंड नहीं कर पाती हैं, तो बोर्ड को वो भी डिस्क्लोज करना होता है, अलॉन्ग विद दैट रीजन बताना होता है कि भैया क्या रीजन था कि वो खर्चे नहीं कर पाए। तो दो डिस्क्लोजर आ गया, पहला कमेटी का और दूसरा फेलियर का। अब ये दोनों डिस्क्लोजर देना था, अगर इस दोनों डिस्क्लोजर को देने में फेलियर करती है, मतलब कि भैया खर्चे नहीं किए कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्लोजर दे दो ना, या फिर अगर सीएसआर कमेटी जो आपने बनाई है उसकी डिस्क्लोजर दे दो, कमेटी बनाई है कि नहीं बनाई, और बनाई है तो कौन कौन मेंबर है, क्या क्या लोग हैं उसके अंदर, तो डिस्क्लोजर देना है मुद्दा। अगर डिस्क्लोजर नहीं देती है कंपनी, उसमें अगर फेलियर होता है तो जो भी कंपनी है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा मिनिमम 50,000 रुपीज और मैक्सिमम जाएगा 25 लाख रुपए तक। कहीं ना कहीं सिमिलर है पिछले वाला सेक्शन से, याद करने के लिए बता रहा हूं, इस सेक्शन में जो पेनल्टी है पिछले सेक्शन में भी कहीं ना कहीं वो सिमिलर थी कि भैया 50,000 रुपए मिनिमम और मैक्सिमम जाएगा 25 लाख रुपए तक। ऑफिसर की बात करें तो ऑफिसर में आपने क्या देखा था कि इंप्रिजनमेंट होती है 3 साल तक की, और मिनिमम 50,000 रुपए मैक्सिमम 5 लाख रुपए और बोथ। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं सिमिलर पेनल्टी जो आपने सेक्शन नंबर 134 में देखी थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो दिस इज ऑल अबाउट अप टू सेक्शन नंबर 135। बड़े बड़े सेक्शन है थोड़े से, होपफुली थोड़ा सा आपको लगा हो कि लेंथी चल रहा है, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट तरीके से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, और जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर आपने इन चीजों को सुन लिया है 2-3 बार ना, तो आप आराम से उसको लिख पाओगे, बना बना के अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। जो एग्जैक्ट टर्म्स या पॉइंट्स होते हैं वो आपको याद करने होते हैं, अदरवाइज तो एक लेंथी प्रोविजंस है जिसका आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फिलहाल के लिए इतना। में 2019 को आपका क्या अमेंडमेंट आया उसको देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द सेड शेड्यूल 7 आफ्टर आइटम 11 and the entries relating thereto the following item and entry shall be inserted। मतलब क्या हुआ कि शेड्यूल 7 के अंदर अभी 11 आइटम्स थे, ठीक है ना, उसके बाद एक आइटम्स को और इंसर्ट किया गया, मतलब कि अब यहाँ पे 12 आइटम्स आपके गिने जाएंगे। जो 12वां आइटम है वो इंसर्ट किया गया है किस नाम का, डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। इन्फोर्समेंट डेट है इसकी 30 मई 2019। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे कि आपने जो पढ़ा था उसके अंदर आपने 11 बातों को वहां पे देखा था। आपको अगर मैं दिखाऊं तो आपने 11 एरियाज को यहां पे पढ़ा हुआ है, जैसे कि आपके ये सामने है, ये 11 बातें थी। स्लम एरिया डेवलपमेंट के बाद ये आपका खत्म हो जाता था, ठीक है ना। अब ये 11 बातें जो हैं इसके अंदर कहा गया कि इस 11वें के बाद एक 12th को और यहां पे ऐड कर रहे हैं, उस 12th को नाम दे रहे हैं किसका, हम डिजास्टर मैनेजमेंट का। ये कुछ इस तरीके से शुरू होता था, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7, और इस तरीके से आपकी 11 एक्टिविटीज थी। इन्हीं 11 एक्टिविटीज में आप देखेंगे कि 3 अलग अलग प्रकार की अमेंडमेंट्स हैं जिसको कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये जो 11th पॉइंट है इसके बाद आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है विच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट। क्या पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर 12, डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो ये और इंसर्ट किया गया, तो ये आपका था अमेंडमेंट नंबर 1 अंडर चैप्टर नंबर 9। अगला आता है आपका, ये भी शेड्यूल 7 में ही अमेंडमेंट किया गया है। शेड्यूल 7 में क्या अमेंडमेंट किया गया है, पहले आपका एक पॉइंट हुआ करता था, पॉइंट नंबर 9, मतलब शेड्यूल 7 के अंदर जो 12 बातें अब हो गई उसके अंदर एक पॉइंट नंबर 9 हुआ करता था जो कि बहुत ही छोटा सा था, बहुत ही छोटा सा था, और वो कहीं ना कहीं लिमिटेड चीजों को मतलब प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जो कि पॉइंट आपके सामने है ये वाला। क्या कहता था, ये कहता था कंट्रीब्यूशन और फंड प्रोवाइडेड टू टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर लोकेटेड विद इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन विच आर अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं इसने चीजों को क्लियर नहीं कर रखा, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं किया हुआ है, इसी चीज को फुल्ली तरीके से इलेबोरेट कर दिया गया इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के अंदर। यहां पे तो सिंपल कहा गया था कि वो सारे कंट्रीब्यूशन या फंड जो प्रोवाइड करते हो आप टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर को, जो कि लोकेटेड कहां है, एकेडमिक
विद इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, और वो अप्रूव्ड है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसको और विस्तार से बढ़ाया गया है, इसके अंदर कई सारे नामांकन किए गए हैं और कहा गया है कि अगर आप इन लोगों के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हो तो वो आपका सीएसआर का कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। क्या बातें हैं देखिए, ये पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया गया है, तो मतलब जो आप पॉइंट नंबर 9 पीछे पढ़ के आए हैं उसको आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है इस पॉइंट नंबर 9 से, मतलब उसको डिलीट करके उसकी जगह पे आपको इसको चिपका देना है, ठीक है ना। क्या बात कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ वहां सेंट्रल गवर्नमेंट था, अब यहाँ पे क्या इंक्लूड कर दिया गया, देखो और वास्ट किया गया, कहने का मतलब कि और चीजें डाली गई, और स्टेट गवर्नमेंट और एनी एजेंसी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये जो इंक्लूड किया ही गया। साथ में कहा गया एंड contributions to public funded universities, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब बकायदा नाम लिए गए हैं कि इन जगहों पे अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हो तो वो आपका कवर्ड माना जाएगा इसी के अंदर। नेशनल लेबोरेटरीज एंड ऑटोनोमस बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप DRDO के नाम से जानते हो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है इन सभी चीज को आपको विस्तार करके बता दिया गया कि ये सारी ऑटोनोमस बॉडी के अंदर भी अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हो, IITs और ये सारी ऑटोनोमस बॉडी के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हो जो कि इंगेज्ड है किस चीज के अंदर, कंडक्टिंग रिसर्च इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, इन सब चीजों की ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो कि किसको प्रमोट करता है, वो प्रमोट करता है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, ठीक है ना। तो इनको प्रमोट करने के लिए ये सारी इंस्टीट्यूशन, ये सारी बॉडी जो लगी हुई है, और अगर इनमें आप कंट्रीब्यूशन देते हो तो वो कंट्रीब्यूशन आपकी CSR की कंट्रीब्यूशन मानी जाएगी, ठीक है। तो पहले कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा श्रिंक था, अब इसको थोड़ा विस्तार कर दिया गया है और विस्तारित रूप में आपके सामने आ जाता है ये पॉइंट नंबर 9। तो इसको आपको ध्यान रखना है, और ये सब्स्टिट्यूशन है तो पुराना पॉइंट आपका अब एग्जिस्ट नहीं करेगा और उसकी जगह पर आपको यही पॉइंट कोट करके चलना है, ठीक। आगे जाते हैं, विच इज अमेंडमेंट नंबर 6, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट अमेंडमेंट है। अब आप ये बोल सकते हो कि सर ये जो अमेंडमेंट है ये है 26 मई 2020 का, आपने बात करी थी कि 30 अप्रैल 2020 तक का हम देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो अमेंडमेंट है जो कि आया 26 मई 2020 को, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन जो हुआ वो हुआ बैक डेट से, मतलब जो इसको इन्फोर्स किया गया वो किया गया 28 मार्च 2020 से, तो कहीं ना कहीं ये हमारे दायरे में आ जाता है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब क्या है इसके अंदर, तो इसको समझने से पहले आपको एक पॉइंट देखना होगा, अगेन शेड्यूल नंबर 7 का। चलिए सर शेड्यूल नंबर 7 भी देख लेते हैं। तो पेज नंबर 38 पे जब आप आएंगे, here we go, तो ये एक्टिविटीज आपने देखी थी, अभी हम इसी एक्टिविटीज से आगे बढ़ के गए थे। इस एक्टिविटीज के अंदर एक एक्टिविटी का नाम आता है विच इज पॉइंट नंबर 8, जिसमें बात करते हैं हम कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, और इसमें कहा गया है और एनी अदर फंड जो कि सेटअप करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिलीफ एंड वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास माइनॉरिटीज एंड वुमेन, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि एक तो इन्होंने बता दिया, ये पुराना है, आप सुनते आ रहे होंगे, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में अगर कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो वो आपका एलिजिबल कंट्रीब्यूशन माना जाता है अंडर शेड्यूल 7। और इसमें कहा गया और अगर ऐसा कोई भी सेटअप करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको पता होगा हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, उसका नाम था PM केयर्स फंड। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप इस 8 पॉइंट को देखोगे तो सिर्फ 8 पॉइंट में अब आपको ये नहीं लिखना है, इसके बाद आपको ये भी लिखना है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और PM केयर्स फंड, PM केयर्स फंड और एनी अदर फंड सेटअप बाय दी, ये सारी बातें जो है वो एज इट इज चलेगी। कहने का मतलब है कि PMNRF के बाद आपको एक वर्ड और ये इंसर्ट करना है विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम। चलिए तो क्या बात बता गया, ये यही बता रहा है कि इन शेड्यूल 7 आइटम नंबर 8 आफ्टरवर्ड द वर्ड्स PMNRF, इसके बाद द वर्ड क्या ऐड करना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड विच इज नोन एज PM केयर्स फंड शैल बी इंसर्टेड। तो ये आपको पता है भली भांति, इसके बारे में आपने काफी कुछ सुना है, काफी न्यूज में सुना होगा, बट आपको ये लॉ के अंदर अपने इंसर्ट करके चलना है आपके माइंड के अंदर कि पॉइंट नंबर 8 जहां पे आपको PM केयर्स फंड सॉरी PMNRF हुआ करता था, उसके साथ साथ अब एक और इंक्लूड हो गया PM केयर फंड, और उसके बाद एनी अदर तो है ही जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे वो सेटअप कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ रिलीफ एंड ऑल, ठीक। चलिए तो दिस इज ऑल अमेंडमेंट रेलेवेंट फॉर चैप्टर नंबर 9। ये 6 के 6 हमने अमेंडमेंट्स देख लिए, और यहां पे जाके आपका जो कंपनीज एक्ट है,
यहां पे जाके जो आपका कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसके सारे अमेंडमेंट जो है वो कवर अप हो जाते हैं, विच इज रेलेवेंट फॉर नवंबर एंड दिसंबर 2020। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी तक आपने जितना पढ़ा, जो आपने मेरी वीडियोस वगैरह देखी हैं, जो पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, उसके साथ अगर आप एड ऑन करते हुए ये कुछ अमेंडमेंट जो कि हमने 5 पार्ट के अंदर कवर किए, एक पार्ट इसका और आएगा विच इज फॉर अदर एक्ट, कंपनीज एक्ट के अलावा। तो इस 5 पार्ट की वीडियो को अगर आप उसके साथ और ऐड ऑन कर लेते हो तो आप कह सकते हो कि आप अपडेटेड हो और रेडी हो फॉर नवंबर एंड दिसंबर 2020 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स। ऑब्वियसली इसके बाद के जो अटेम्प्ट होंगे उसके लिए भी रेलेवेंट होगी और वहां तक आप अपडेट अपने आप को कर चुके हो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। स्टिल अगर कोई